नमस्कार मित्रों, इल्विन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। हम लोग आगामी जो परीक्षा आयोजित होने वाली है, चाहे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा पीसीएस प्री की परीक्षा हो, चाहे यूपी पीसीएस द्वारा ही आयोजित समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा हो, और उत्तर प्रदेश पुलिस की जो परीक्षा होने वाली है 2-3 महीने में सब परीक्षाएं होंगी, उसको ध्यानगत रखते हुए हम लोगों ने सभी जितनी पत्र पत्रिकाएं आती हैं उनमें से जो करंट अफेयर्स का जो सेगमेंट है उसको अलग करने के बाद हम लोग इस कक्षा को डेवलप किए हैं। उसी क्रम में आज हमारी ये पहली वीडियो है। धीरे धीरे वीडियोस आती रहेंगी। परीक्षा आते के 2-4 दिन पहले सभी कक्षाएं पूर्ण कर ली जाएगी। तो आइए हम लोग बात करते हैं। यह हमारा एपिसोड पहला है। इसमें हम बात करेंगे राष्ट्रीय परिदृश्य की। जो नेशनल करंट अफेयर्स है हमारे राष्ट्रीय, इसमें देश विदेश की बातें नहीं होंगी, राष्ट्रीय परिदृश्य से जुड़ा हुआ मामला है। तो उसमें हम बात करेंगे यूपी पीसीएस, आरओ एआरओ पीसीएस, यूपी पुलिस, सबके लिए यह परीक्षा, यह जो हमारी कक्षा है सामान्य रूप से उपयोगी होगी। राष्ट्रीय परिदृश्य सभी पत्र पत्रिकाओं का निचोड़। इसमें हम लोग टॉपिक वाइज बात करेंगे। आज का हमारा पहला जो टॉपिक होगा वह है राष्ट्रीय परिदृश्य से जुड़ा हुआ मामला है। हम लोग तो पहले ही जान लिए हैं। केबल टेलीविजन नेटवर्क विनियमन अधिनियम में संशोधन हुआ है। जितने संशोधन होते हैं, अधिनियम होते हैं, कानून होते हैं, उसको हम लेते हैं और उससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज का हमारा पहला है टॉपिक, केबल टेलीविजन नेटवर्क विनियम अधिनियम में संशोधन। कैसा संशोधन हुआ है, संशोधन होने के बाद क्या तस्वीर उभर के सामने आई है, उसमें से जो परीक्षा के लिए उपयोगी है उस पर हम बात कर रहे हैं। हाल ही में सूचना और प्रसारण मंत्रालय, कौन सा मंत्रालय इस अधिनियम में संशोधन के लिए जिम्मेदार है? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। केबल टेलीविजन नेटवर्क विनिमय अधिनियम 1995, इसके पहले जो अधिनियम था वो कौन सा था? 1995 में। अब इसमें संशोधन कर दिया गया है, अधिसूचित किया गया। इस अधिनियम की धाराओं की पुनः समीक्षा की गई है। समीक्षा के बाद जन विश्वास प्रावधान अधिनियम 2023 द्वारा कुछ प्रावधानों में वर्णित कृत्यों के लिए कठोर दंड को बदलकर जुर्माना आदि कर दिया गया है। कारावास से संबंधित प्रावधान की जगह अब मौद्रिक दंड और परामर्श व चेतावनी के रूप में कुछ अन्य गैर मौद्रिक सजा के प्रावधान किए गए हैं। सबसे इसमें जो बात है कि इसमें जो कारावास था, कारावास को हटा के इसको चेंज करके क्या कर दिया गया है? जुर्माना कर दिया गया है। जो जुर्माना है वो मुख्यतः कैसा होगा? आर्थिक होगा। ये रही इसकी मुख्य बातें। दो बातें इसमें ध्यान रखने लायक है। एक तो जो केबल टेलीविजन नेटवर्क अधिनियम है वो कब से चला आ रहा था? 1995 का था। कब संशोधन किया गया? अमेंडमेंट कब किया गया? 2023 में। अमेंडमेंट के बाद क्या क्या चीजें सामने उभर कर आई है? उसमें मौद्रिक दंड और परामर्श, उसके बाद चेतावनी के रूप में कुछ अन्य गैर मौद्रिक सजा के प्रावधान किए गए हैं। इसमें क्या मुख्य चीज है? इसमें मुख्य चीज है कि अब ये जो कारावास था, कारावास से संबंधित जितने प्रावधान थे उसको सबको हटा दिया गया है। दूसरा टॉपिक है राष्ट्रीय परिदृश्य से ही जुड़ा हुआ मामला है, राष्ट्रीय हैकाथॉन विमर्श 2023। राष्ट्रीय हैकाथॉन विमर्श 2023 क्या है? 25 अक्टूबर 2023 को नई दिल्ली में पुलिस के लिए 5G प्रौद्योगिकी के उपयोग पर। अब प्रश्न ये पूछ देगा कि राष्ट्रीय हैकाथॉन विमर्श 2023 किससे संबंधित है? तो 5G टेक्नोलॉजी, या टेक्नोलॉजी किसके लिए? पुलिस के लिए। कहाँ आयोजन हुआ था? दिल्ली में, न्यू दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था, उद्घाटन किया गया। यह हैकाथॉन पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो, कई बार तो प्रश्न पूछ देता है कि बीपीआरडी, बीपीआरडी का फुल फॉर्म क्या होगा? बीपीआरडी का फुल फॉर्म पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो आयोजित किया जा रहा है। हैकाथॉन का समापन फरवरी 2024 में होगा। ये तो निश्चित ही पूछा जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसलिए है कि अक्टूबर से प्रारंभ होकर और फरवरी में इसका समापन होगा। फरवरी में ही आरओ की परीक्षा होने वाली है, पुलिस की भी परीक्षा होगी। उसके बाद आपका जो मार्च होगा, 17 मार्च प्रस्तावित तिथि है, उसमें पीसीएस प्री की भी परीक्षा होने वाली है। अब पूछेगा कि इसका जो उद्देश्य है क्या है? तो इसका उद्देश्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों के सामने आने वाली चुनौतियों और मुद्दों के समाधान करने के लिए उपकरण विकसित करना है। जितने इक्विपमेंट है उसको कैसे डेवलप किया जाएगा, इसके लिए इस हैकाथॉन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। 3-4 महीने चलने वाला यह आयोजन है। अक्टूबर में प्रारंभ होकर फरवरी में खत्म होगा।
बीपीआरडी के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। पुलिस में जो हमारी 5G टेक्नोलॉजी है उसका उपयोग कैसे किया जाए, अपनी उन्नति को, मशीनीकरण को कैसे विकसित किया जाए, इस पर इसमें बात हो रही है। तीसरा टॉपिक है राष्ट्रीय परिदृश्य से जुड़ा हुआ, उसमें हम बात करेंगे राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की कार्यकारी समिति की 51वीं बैठक। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन 12 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की कार्यकारी समिति की 51वीं बैठक की गई। इसमें महत्वपूर्ण कौन होगा? इसमें महत्वपूर्ण अगर इससे प्रश्न पूछा जाता है तो यह पूछा जाएगा कि जो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन कार्यकारी समिति है उसकी कौन सी बैठक अक्टूबर 2023 में की गई? 51वीं बैठक में 285 करोड़ रुपए की 7 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। अध्यक्षता एनएमजीसी सीजी के महानिदेशक जी अशोक कुमार ने की। अब इसमें प्रश्न ये पूछ सकता है, आपके पुलिस में, खैर पीसीएस में तो इस तरीके के प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, पुलिस में ये पूछा जा सकता है कि जो एनएमसीजी के महानिदेशक जो हैं उनका क्या नाम है? तो जी अशोक कुमार। मंजूरी प्राप्त परियोजनाओं में एक परियोजना उत्तराखंड के ढालवाला में गंगा वाटिका पार्क के विकास से संबंधित परियोजना भी है। अब ये भी प्रश्न पूछ सकता है पीसीएस में कि गंगा वाटिका पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? तो गंगा वाटिका पार्क उत्तराखंड में बनाया जा रहा है। अगर उत्तराखंड स्टेट का नाम देगा, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, तो उत्तराखंड होगा। लेकिन अगर जिले का नाम दे देगा तो ढालवाला में क्या बनाया जा रहा है? गंगा वाटिका पार्क, गंगा वाटिका पार्क। ठीक। अब एनएमसीजी की कार्यकारी समिति को 1000 करोड़ रुपए तक की सभी परियोजनाओं को मंजूरी देने का अधिकार है। स्टेटमेंट वाला अगर प्रश्न पूछ देगा थोड़ा कठिन हो जाएगा। तो प्रश्न जो पूछेगा कि जो एनएमसीजी है यह कितने रुपए तक की परियोजनाओं को मंजूरी दे सकता है? तो 1000 करोड़ रुपए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये निश्चित ही पूछेगा। अगला जो हमारा है जामरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना। जामरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना, यह आज का हमारा चौथा टॉपिक है। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड की जामरानी बांध उद्देशीय परियोजना को शामिल करने की मंजूरी दे दी है। पूछेगा कि जामरानी बांध कहाँ पे है? उत्तराखंड में। जामरानी बांध कहाँ है? उत्तराखंड में। इसे प्रश्न पीसीएस का पैक्ट प्रश्न है कि बांध परियोजना किस नदी पर बना है, किस स्टेट में है। अगर 2 स्टेट में है तो 2 स्टेट, 1 स्टेट। तो यह चूंकि करेंट में है तो जामरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना कहाँ की है? उत्तराखंड की परियोजना है। तो यह प्रश्न पूछा जा सकता है। बहुउद्देशीय परियोजना 2028 तक पूरी होने वाली है। इस परियोजना में उत्तराखंड के नैनीताल जिले में रामगंगा नदी की सहायक नदी गोला नदी। अब देखिए इसमें 3-3, 4-4 प्रश्न हैं। रामगंगा नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है? 4 नदियों का नाम दे देगा तो उसमें एक ऑप्शन रहेगा गोला नदी। अब ये भी प्रश्न पूछेगा कि जामरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई जा रही है? तो गोला नदी पर। तो 3 प्रश्न आपके है, इसमें से कोई ना कोई अगर प्रश्न इससे संबंधित पूछा जाएगा तो पूछ लिया जाएगा। अब परियोजना के लिए लागत कितनी है? 2584 करोड़ रुपए। केंद्र परियोजना के लिए 1557 करोड़ रुपए का योगदान देगा। मार्च 2028 तक पूरा होने की संभावना है। हमारा इस एपिसोड का अंतिम टॉपिक है 5वां, इंडिया स्किल्स 2023-24। यह क्या है? 17 अक्टूबर 2023 को केंद्रीय शिक्षा तथा कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा इंडिया स्किल्स 2023-24 का आयोजन किया गया, लॉन्च किया गया है। इस अवसर पर विश्व कौशल 2022 विजेताओं को सम्मानित किया गया है। भारत ने वैश्विक प्रतिस्पर्धा में 11वां स्थान हासिल किया है, जो अब तक की सबसे अच्छी रैंकिंग है। विश्व कौशल प्रतियोगिता दुनिया की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता है जो हर 2 साल पर आयोजित की जाती है। इसका संचालन वर्ल्ड स्किल्स इंटरनेशनल द्वारा किया जाता है, जिसके 86 सदस्य हैं। वर्ल्ड स्किल्स इंटरनेशनल में कितने सदस्य देश हैं? 86 देश हैं। भारत का कौन सा स्थान आया है? 11वां स्थान हासिल किया गया है। यह नेशनल परिदृश्य से जुड़ा हुआ मामला था। हमने इसमें 5 टॉपिक को पढ़ा, 5 महत्वपूर्ण है। अगर टॉपिक वाइज बात किया जाए तो सबको मिलाकर 10 से 15 प्रश्न पूछे जाने की संभावना इसमें से है। आप ऐसी ही कक्षाएं आती रहेंगी। टॉपिक एक कक्षा में 4 से 5-6 टॉपिक होंगे।
आप लोगों को यह कक्षा कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में कृपया जरूर बताएं। हमारे इवन क्लासेस चैनल से अगर आप नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ें। अग्रिम भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।